welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 13B of the Hindu Marriage Act 1955, which deals with divorce by mutual consent. So guys, this is going to be my last lecture on Section 13. All the important theories and aspects pertaining to Section 13 have already been covered by me in greater detail in my preceding videos. अगर आपने मेरे lectures को नहीं देखा, please go and watch those videos also. And guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with Section 13B. अब आपको पता होगा गाइज, अगर आपने मेरी सबसे फर्स्ट लेक्चर देखा है ऑन थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, आई हैव गिवन यू एन इनसाइट इनटू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द इंटायर सेक्शन 13. उसमें हमने कंसेंट थ्योरी की भी बात करी है. सो फॉर द वंस जिन्होंने उस लेक्चर को देखा है, उन्हें पता होगा कहीं ना कहीं कि कंसेंट थ्योरी में आज हम क्या डिस्कस करेंगे. सो गाइज व्हाट हैपेंड इज कि 1976 में एक मैरिज लॉज में अमेंडमेंट की गई. इट वॉज मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976. अब उस अमेंडमेंट के बाद गाइज इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डिसॉल्व मैरिज बाय कंसेंट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. 1976 के पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था. इसकी क्या नीड लगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि और इसको लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन क्यों मिली 1976 में. 1976 के पहले आपको पता है कि हमारे पास फॉल्ट ग्राउंड्स हुआ करते थे, फॉल्ट थ्योरी, और उसके बाद धीरे धीरे 1964 में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि फॉल्ट ग्राउंड्स प्रूव टू बी इनएडिक्वेट. उसी तरीके से गाइस 1976 में मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट आए और डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन मिली और सेक्शन 13B को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एड ऑन किया गया. अब गाइज इसका ये सिग्निफिकेंस था कि अब 1976 के बाद इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डिसॉल्व अ मैरिज बाय कंसेंट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज अगर चाहती हैं, अगर उन्होंने कंसेंट किया, अगर उन्होंने अग्रीमेंट करी कि लेट अस गेट रिड ऑफ दिस रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज, तो वो ये कर सकते हैं. इसके पहले गाइज क्या हुआ करता था कि किसी ना किसी फॉल्ट ग्राउंड का होना ज़रूरी था. उस फॉल्ट ग्राउंड के बेसिस पे फिर आपकी मैरिज डिसॉल्व होगी. लेकिन गाइज आफ्टर द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 it is now possible to dissolve a marriage by consent or agreement between the parties, although none of the grounds on which a marriage may be dissolved be found to exist. ज़रूरी नहीं कि अब कोई फॉल्ट ग्राउंड होगा तभी मैरिज डिसॉल्व होगी. जस्ट बिकॉज गाइज पार्टीज नो लॉन्गर वांट टू कोहैबिट विद ईच अदर, दे कैन पुट अ फुल स्टॉप टू दिस रिलेशनशिप बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद ईच अदर कि लेट अस गेट रिड ऑफ इट. इसको हम बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. अब गाइज ये जो कंसेंट थ्योरी है ना, इट इज बेस्ड ऑन फ्री वॉल्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. फ्री वॉल्यूशन का मतलब होता है आपकी खुद की फ्री विल, वॉलंटरली कंसेंशुअली जो आप चीज़ करते हो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और प्रेशर, उसको हम बोलते हैं कंसेंट थ्योरी. जब हस्बैंड एंड वाइफ ने कंसेंट ही कर लिया कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते, तो वो इसको ख़त्म कर सकते हैं. बिकॉज गाइस क्या होगा, बहुत बार व्हाट हैपेंस इज कि आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज parties they might feel like that marrying each other was the biggest mistake of their life, one of the biggest mistakes of their life. शायद उन्हें उस मैरिटल रिलेशनशिप से वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी. अब जो है वो पार्टनर्स अनहैप्पी है और वो अनविलिंग है, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते. अगर वो कंसेंट कर लेते कि लेट अस गेट आउट ऑफ इट, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. तो इसका मतलब है कि गाइस बहुत बार व्हाट हैपेंस इज कि ड्यू टू सेसेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस यानी कि जो म्यूचुअल फाइडेलिटी होती है एक मैरिटल रिलेशनशिप में, शायद वो मेंटेनेबल नहीं है, या ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट, तो पार्टीज माइट नॉट बी एबल टू कोहैबिट विद ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ जिस तरीके से उन्हें रहना चाहिए. तो ये कोई ऑर्डिनरी वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज पार्टीज आर अनेबल टू कोहैबिट विद ईच अदर, वो सोचते कि लेट अस गेट रिड ऑफ इट, लेट अस पुट एन एंड टू दिस और अ फुल स्टॉप टू दिस रिलेशनशिप. तो गाइज वो ये चीज़ कर सकते हैं. 1976 के बाद इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया. अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्सेप्ट के वो हमें समझ आ चुका है कि पार्टीज ने सिर्फ अग्रीमेंट करनी है म्यूचुअली, अगर वो अग्रीमेंट कर लेती है तो वो इस चीज़ को खत्म कर सकती हैं. बट क्वेश्चन ये आता है कि इसको लेजिस्लेचर ने रिकॉग्नाइज किया क्यों 1976 में. सो गाइस लेजिस्लेचर का ये सोचना था हमारे पार्लियामेंट का कि जिस तरीके से पार्टीज के पास एक फ्रीडम होती है टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज वो जब मर्जी जिस मर्जी से करवा सकते, दे हैव अ फ्रीडम ऑफ मैरिज. उसी तरीके से गाइस पार्टीज मस्ट हैव अ फ्रीडम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ दैट मैरिज ऑल्सो. जैसे कि मैरिज करने की फ्रीडम होती है, व्हाई नॉट टू गिव पार्टीज अ राइट टू डिसॉल्व देयर मैरिज ऑल्सो. अगर दोनों पार्टीज कंसेंट करती हैं कि लेट अस गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. लेजिस्लेचर को लगा कि जैसे मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मैरिज भी तभी होती है जब दोनों पार्टनर्स विलिंग होते हैं. तो अगर किसी टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शादी के बाद
वही विलिंग पार्टनर्स अगर अनविलिंग हो जाते हैं तो उन्हें एक ऑप्शन मिलनी चाहिए कि उस आप मैरिज को खत्म कर सकते हो। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। उसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी होनी चाहिए अगर वो विलिंग पार्टनर्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अनविलिंग हो जाते हैं एंड दे नो लॉन्गर वांट टू कोहैबिट विद ईच अदर। क्योंकि गाइज एक बात तो यही है कि व्हेन पार्टनर्स आर अनविलिंग तो वो अनविलिंग पार्टनर्स अनहैप्पी होंगे एंड अनहैप्पी फैमिलीज आर सोशली अनडिजायरेबल। ना तो उनके लिए अच्छा, ना उनके चिल्ड्रन के लिए और ना ही सोसाइटी एट लार्ज के लिए अच्छा है कि अनविलिंग पार्टनर्स को एक साथ रखा जाए। देन देयर इज नो मेरिट इन प्रिजर्विंग इंटैक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बेटर टू टर्मिनेट इट, उसको खत्म कर दिया जाए क्योंकि पार्टनर्स ही अनविलिंग हैं। सो गाइज अगर उनको कोर्ट सेपरेट कर देगा विदाउट एनी कॉज, कोई रीजन नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, जस्ट बिकॉज दे हैव म्यूचुअली एंटर्ड into an agreement not to cohabit with each other and put a full stop to this relationship, better to terminate it। तो कोर्ट क्या करेगा 13B के तहत डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बिकॉज दे हैव म्यूचुअली कंसेंटेड और अग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। तो कोर्ट इस बेसिस पे उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, उनको सेपरेट कर देगा। और इस तरीके की सेपरेशन गाइज इज नथिंग मोर देन अ ब्लेसिंग टू दोज स्पाउसेस। उनके लिए भी और उनकी सोसाइटी के लिए भी और उनके चिल्ड्रन के लिए वो एक ब्लेसिंग होगी। इट विल बी अ ब्लेसिंग बेस्टॉर्ड बाय द कोर्ट अपॉन दोज पार्टीज। क्योंकि गाइज वो नहीं रहना चाहते एक साथ और वो अलग ही होना चाहते हैं, तो अगर कोर्ट उन्हें अलग कर भी देगा तो वो कोर्ट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी और उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, ब्लेसिंग होगी। बिकॉज गाइज सोशल अनहैप्पी फैमिलीज आर सोशली अनडिजायरेबल। हर रोज़ की लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स से अच्छा है बेटर सेपरेट देम। तो ये रीज़न था कि पार्लियामेंट ने क्यों इस चीज़ को रिकग्नाइज किया कि जिस तरीके से मैरिज को करना एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड है, उसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स देना भी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए विच इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। सो गाइज अगर वो पार्टनर्स अनविलिंग है तो वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो इट मीन्स forceful perpetuation of status of matrimony between unwilling partners will serve no social purpose। उसका कोई social purpose नहीं होगा अगर आप उन्हें उस marital union में बांध के रखोगे, बिकॉज वो नहीं रहना चाहते। जो एक happy married life का essence होता है that is itself lost। एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इज इटसेल्फ लॉस्ट। अब वो नहीं रहना चाहते, बेटर टर्मिनेटेड, बेटर सेपरेट देम। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, फ्री वॉल्यूशन कॉन्सेप्ट होता है। आप ही की मर्जी है, आपने कंसेंट कर लिया, आप अलग रहना चाहते हो, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा और कोर्ट आपको अलग कर देगा। लेकिन गाइस डिवोर्स को लेना बाय म्यूचुअल कंसेंट इतना भी ईजी नहीं है। कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, अगर वो पूरे होंगे, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स। अगर वो तीनों चीज़ें पूरी होंगी, इफ दे आर मेड अवेलेबल बाय द पार्टीज, फिर कोर्ट आपको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर देगा बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब ये थ्योरी क्या है, ये क्यों आई और इसको लेजिस्लेचर ने क्यों और कब रिकग्निशन दिया, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब गाइज हम ये देखते हैं कि सेक्शन 13B का कंटेंट बोलता क्या है, डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। सो गाइज द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि सेक्शन 13B में 2 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज हमारा जो है वो ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज है एंड सेकंड क्लॉज इज प्रोसीजरल क्लॉज। इस चीज़ को ध्यान रखना, फर्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज एंड सेकंड इज प्रोसीजरल क्लॉज। ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज का मतलब है गाइस कि हमें वो जो ग्राउंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स, अगर दोज ग्राउंड्स आर मेड अवेलेबल तभी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन आती है टू डिसॉल्व अ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ कोर्ट बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। और अगर वो ग्राउंड्स पूरे नहीं होंगे, कोर्ट गेट्स नो ज्यूरिसडिक्शन टू डिसॉल्व अ मैरिज। कोर्ट अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चला सकता, कोर्ट को देखना कि इफ दोज ग्राउंड्स आर मेड अवेलेबल तो पार्टीज की मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एंड सेकंड क्लॉज इज प्रोसीजरल क्लॉज। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझाने के लिए ही मैंने ड्रॉ किया। तो दिस इज सेक्शन 13B क्लॉज 2, ये प्रोसीजरल है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट अस डिस्कस सेक्शन 13B क्लॉज 1 विच इज ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज। वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 13B क्लॉज 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट जाएगा। तो वी हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एवरीथिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल द अदर प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो कहा जाता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce by mutual consent may be presented by both the parties together, may be presented in the district court, पहली बात in the district court by both the parties to a marriage jointly। ये चीज़, whether the marriage was solemnized before or after the commencement of Marriage Laws Amendment Act 1976 on the grounds। तो वहाँ पे 3 grounds available हैं। अब आपको शायद से नहीं समझ आएगा, लेकिन गाइस ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नथिंग शुड गो बियॉन्ड इट और कॉन्ट्री टू इट।
उसके बाद गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पिटिशन फाइल करनी है। पिटिशन तो हम फाइल कर ही रहे हैं, सेक्शन 30 पूरे हम हिंदू मैरिज एक्ट में देखते आ रहे हैं कि एक पिटिशन फाइल की जाती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन गाइज वो पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी, सबसे पहली बात। दूसरा, वो जो पार्टीज हैं टू अ मैरिज वो टुगेदर करेंगी। जैसे कि गाइज हमने इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी में देखा था कि ये चीज़ में ईदर पार्टी होती है। I've told you कि either party to a marriage can go to the court of law to file a petition on irretrievable breakdown of marriage. Unlike section 13(1)(a), सेक्शन 13(b) में दोनों पार्टीज को टुगेदर पिटिशन फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम कॉन्सेप्ट रीड करें म्यूचुअल कंसेंट का, तो पार्टीज टू अ मैरिज टुगेदर पिटिशन फाइल करेंगी। और गाइस फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी 1976 के पहले हुई थी या बाद में हुई थी। ऑल्दो इस प्रोविजन को 1976 में एड ऑन किया गया, इसको 1976 में लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन मिली, लेकिन अगर कोई शादी 1976 के पहले भी सोलमनाइज हुई थी तो उस शादी वो लोग भी इस पिटिशन को फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 13(b). तो तीन चीज़ें आपको समझ आई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉइंटली एक पिटिशन मूव की जाएगी बाय बोथ द पार्टीज टू मैरिज टुगेदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनकी मैरिज 1976 के पहले सोलमनाइज हुई थी या बाद में हुई थी। अब उसके बाद आपको सेक्शन 13(b) क्लॉज 1 में कुछ ग्राउंड्स लिखे हैं। गाइस अगर वो ग्राउंड्स पूरे होंगे सिर्फ तभी आपकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व होगी बाय म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। अब वो ग्राउंड्स क्या हैं? दैट द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली for a period of a year or more, and that they have not been able to live together, and that they have mutually decided that their marriage be dissolved। अगर आपने बैरक उठा के रखा है अपने पास, then आपको ये रीडिंग हो चुकी होगी कि मैं क्या यहाँ पे रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स को हम समझ लेते हैं। अगर ये तीनों ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, ईदर ऑफ देम नहीं, सारे होने चाहिए, इनमें से कोई एक नहीं, सारे मस्ट बी मेड अवेलेबल, तभी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन आएगी टू डिसॉल्व मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। तो पहला अपने पास है कि पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली। अब गाइस लिविंग सेपरेटली का मतलब क्या होता है? दैट पार्टीज आर लिविंग अपार्ट। It means they are not living together as husband and wife. But when parties are not living together as husband and wife, उसको हम क्या बोलते हैं? Cessation of cohabitation. It means parties are not living together as husband and wife. हस्बैंड को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वाइफ को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। इट मीन्स देयर इज cessation of love and affection between the parties, there is withdrawal of conjugal rights and obligations between the parties, no marital intercourse is taking place between the parties, and there is total, means absolute repudiation of marital togetherness, marital happiness and marital companionship, marital two-in-one-ship. I hope guys things are quite clear to you कि cessation of cohabitation का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया कि अब वो cohabit नहीं कर रहे, वो एक जगह एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। लेकिन गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये जो लिविंग अपार्ट है ना, दे आर लिविंग सेपरेटेड, मीन्स दे आर लिविंग अपार्ट, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है वेदर पार्टीज आर लिविंग अंडर द सेम रूफ इन द सेम हाउस और एट डिफरेंट प्लेसेस। जरूरी नहीं कि उनको अलग अलग जगह पे ही होकर रहना है, वो एक जगह रहते हुए भी अलग रह सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स एंड नॉट ऑफ हाउसेज। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं गाइस कंटिन्यूअसली, स्पेशली ऑन डिजर्शन, आपको ये पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसको मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी। irrespective of the fact whether parties are living under the same roof in the same house or at different places, क्योंकि गाइज आपको पता है कि एक जगह रहते हुए भी पार्टीज अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकती और अलग अलग रहते हुए भी वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि पार्टीज को अलग रहना है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि अलग अलग जगह पे रहना है। देयर मे बी सेपरेशन ऑफ हाउसेज, हाउसेज को सेपरेट होना जरूरी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स। उनका जो हर रोज का रहना सहना है, मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, वो अलग होने चाहिए। सो गाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट विड्रॉल फ्रॉम अ प्लेस बट फ्रॉम द स्टेट ऑफ थिंग्स। ये सारे वर्डिंग मैंने अपने डिसोर्शन के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करी थी। फॉर द वंस इनको नहीं समझ आ रहा, प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो ऑन डिसोर्शन। सो गाइज ये हुआ, तो आपको यही देखना है कि दे आर लिविंग सेपरेटली। लिविंग सेपरेटली का मतलब है दे आर लिविंग अपार्ट। लिविंग अपार्ट का मतलब है कि देयर इज सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन, विड्रॉल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, टोटल रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिटल टुगेदरनेस, मैरिटल कंपेनियनशिप, मैरिटल टू इन वनशिप, उसको हम बोलते हैं सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ इन द सेम हाउस और एट डिफरेंट प्लेसेस। जहां मर्जी रहो, जरूरी नहीं कि सेपरेशन ऑफ हाउसेज हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, उसका अलग होना जरूरी है। इट मीन्स देयर मे बी, ठीक है, इट इज नॉट विड्रॉल फ्रॉम अ प्लेस बट फ्रॉम द स्टेट ऑफ थिंग्स। और वो स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? कोहैबिटेशन, लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, और वो सब कुछ करना जो एक ऑर्डिनरी
मैरिड लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या है, सेसेशन ऑफ कोहाबिटेशन है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो आपको कोर्ट में ये प्रूव करना है कि हम लोग पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग घरों में रह रहे हैं, आपको ये दिखाना है कि अलग अलग घरों में या एक घर में, डजेंट मैटर कहाँ पे रह रहे हो, बट सेसेशन ऑफ कोहाबिटेशन है कि वाइफ अपने काम नहीं करती एज अ वाइफ जो उसको करना चाहिए, और हस्बैंड एज अ हस्बैंड वो काम नहीं करते जो हस्बैंड को करना चाहिए। तो आप अलग अलग रह के भी एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक दूसरे को कंपनी एंड कंफर्ट कर सकते हो, मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को अलग रहते हुए भी आप पूरा कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आप एक साथ रहते हुए भी वो काम नहीं करते हो, तो दैट इज टर्म्ड एज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, उसको हम सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स बोलते हैं, और इस चीज़ को कोर्ट में प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आप अलग रह रहे हो पिछले 1 साल से, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना है। और वो पिछला 1 साल कौन सा होगा, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल पिटिशन आपने 1 Jan 2021 को फाइल करी, तो आपको कोर्ट में ये बताना है कि 1 Jan 2020 से लेके 1 Jan 2021 तक पिछले 1 साल से हम अलग हैं। बट वो 1 साल कौन सा होना चाहिए, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। ऐसा नहीं कि 1 साल आप अलग रहे फिर 1 साल आप इकट्ठा रहने लग गए, तो वहाँ पे सेसेशन ऑफ कोहाबिटेशन नहीं होगी, उसको हम कहेंगे रिजम्पशन ऑफ कोहाबिटेशन। आपकी कोहाबिटेशन फिर से रिज्यूम होगी और तीसरे साल आप जाके पिटिशन फाइल कर रहे हो, वो नहीं होगा। पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड अ ईयर आफ्टर द 1 साल बाद, तुरंत 1 साल बाद आपको पिटिशन फाइल करनी है फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो ये चीज़ आपको जरूरी समझ आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर मतलब बहुत कोशिश कर ली है, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन वाज मेड, लेकिन फिर भी रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं हुई। अब गाइज इसका मतलब क्या है कि देयर इज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा है ऑन सेक्शन 13(1)(a), आपको समझ आएगा कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब भी क्या है कि मैरिज इज ब्रोकन डाउन अटरली बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड। इट मीन्स मैरिज हैज बिकम अ शेल आउट ऑफ इट सब्सटेंस हैज गॉन। वो सिर्फ नाम की एक शादी रह गई, उसमें जो होता है एक मैरिटल लाइफ में, हैप्पी मैरिड लाइफ में, दैट एसेंस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इज लॉस्ट। तो वही कॉन्सेप्ट है कि बहुत हमने कोशिश कर ली है कि हम एक साथ रहें, लेकिन एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन फेल्ड, कोई अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं हुआ, एंड इट्स बेटर कि हमारी मैरिज को टर्मिनेट कर दिया जाए। वी आर अनेबल टू लिव टुगेदर, नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। कोशिश बहुत होगी लेकिन एक साथ नहीं रह पा रहे, और अगर कोशिश के बाद भी आप एक साथ नहीं रह पा रहे हो, इट मीन्स योर मैरिज इज ब्रोकन डाउन अटरली, इरिट्रीवेबली वो टूट चुकी है, बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपेयर्ड, एंड देन देयर इज नो सोशल, पब्लिक और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बी सर्व्ड बाय कीपिंग द एम्प्टी शेल अलाइव, बाय कीपिंग द पार्टीज टुगेदर, और बाय कीपिंग द मैरिटल यूनियन अलाइव। उसे एक साथ रखने का कोई फायदा नहीं होगा, बेटर डिसॉल्व इट, बेटर टर्मिनेट इट। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है दैट दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड दैट देयर मैरिज बी डिसॉल्व्ड। अब म्यूचुअली डिसाइडेड का मतलब है कि दोनों ने एक साथ सोच लिया कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे गाइस यूनिलेटरल कंसेंट की बात नहीं हो रही है, बायलेटरल कंसेंट की बात हो रही है। मीन्स दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दैट टू अ फ्री कंसेंट, वॉलंटरली कंसेंचुअली कंसेंट देना है। हस्बैंड वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता कि अपना कंसेंट दो, वाइफ हस्बैंड को फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपना कंसेंट दो। अगर वो इन रियलिटी अनविलिंग है, रियलिटी में वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, तो उनका कंसेंट अपने आप आएगा और वो फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्शन। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली दोनों को बायलेटरली अग्री करना है कि हमारी मैरिज को अब डिसॉल्व कर दो, वी आर अनहैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। तो गाइस ये है आपका सेक्शन 13(b) क्लॉज 1, जिसके अंदर हमने इसकी ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस किया। ये ज्यूरिसडिक्शनल क्लॉज है, अगर ये 3 ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे और अगर पार्टीज कोर्ट को अफर्मेटिवली सेटिस्फाई करती हैं कि हम लोग अलग रह रहे हैं, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स है, सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन है, पिछले 1 साल से है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, एंड मोर ओवर एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन वॉज मेड बट इट फेल्ड एंड वी आर अनेबल टू लिव टुगेदर, सो प्लीज डिसॉल्व आवर मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, एंड फोर्थ that we have mutually decided that our marriage be dissolved। अगर ये 3 to 4 grounds अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन मिलती है। अगर इनमें से कोई भी एक ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा, कोर्ट गेट्स नो ज्यूरिसडिक्शन टू pass a decree for dissolution of marriage by mutual consent. I hope guys things are quite clear to you. So guys let's move on to section 13(b) clause 2 which is procedural clause. यहाँ पर हम एक प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 13(b) में आपको एक पिटिशन फाइल करनी होती है फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज।
अब गाइस सबसे पहले हमारे सेक्शन 13B क्लॉज 2 में ये लिखा है कि जब पार्टीज को पिटिशन फाइल करनी है, सबसे पहली बात वो पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी, सबसे पहली बात। सेकेंडली वो बोथ द पार्टीज जॉइंटली टू अ मैरिज वो क्या करेंगे, पिटिशन फाइल करेंगी। क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट है तो कोर्ट को दिखना चाहिए कि दोनों पार्टीज आई हैं, उनका दोनों का बायलैटरल म्यूचुअली कंसेंट है कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो होगा क्या गाइस कि सबसे पहले एक फोर्स्ड मोशन मूव होगा, एक फोर्स्ड पिटिशन फाइल होगी, वो पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पार्टीज जॉइंटली उस पिटिशन को फाइल करेंगी। उसके बाद गाइस इसका प्रोसेस ये होता है कि आफ्टर फाइलिंग फर्स्ट पिटिशन जॉइंटली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल मोशन, उसको आप इनिशियल मोशन बोलते हो। वंस दे हैव फाइल्ड इट दोज पार्टीज हैव टू वेट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, वो 6 महीने वेट करेंगी और उसके बाद वो एक सेकेंड मोशन मूव करेंगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये गाइज आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा लेकिन ये एक प्रोसीजर है किस तरीके से सेक्शन 13B में पिटिशन फाइल की जाती है। यहाँ पे 2 बार पिटिशन मूव करनी होती है पार्टीज को। सबसे पहले उनको एक फोर्स पिटिशन फाइल करनी है, जॉइंटली करनी है, उसके 6 महीने उनको रुकना है एंड आफ्टर 6 मंथ्स, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, पार्टीज हैव टू फाइल अ सेकेंड मोशन और अ सेकेंड पिटिशन, अगेन जॉइंटली उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पिटिशन को फाइल करना है। अब ये गाइस ये जो आपने पिटिशन फाइल करनी है वो 6 मंथ्स के बाद और 18 मंथ्स के पहले करनी है। तो मैंने यहाँ पे डेट्स भी मेंशन करी है सो एज टू मेक इट इजी फॉर यू। फॉर एग्जांपल 1 Jan 2020 को पार्टीज ने फर्स्ट पिटिशन मूव करी, 1 Jan से लेकर 30 जून तक 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो इमीडिएटली 1 July 2020 को वो क्या करेंगे, अपनी सेकेंड मोशन मूव करेंगे कि 6 मंथ्स टाइम पीरियड हैज लैप्स्ड, ये खत्म हो चुका है। वो सेकेंड मोशन मूव करेंगे जॉइंटली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि प्लीज पास द डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट। लेकिन 6 मंथ्स के बाद और 18 मंथ्स के पहले, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, ये जो 6 मंथ्स और 18 मंथ्स है गाइज, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। सो ये उस डेट से लेके है, तो इट मीन्स 18 मंथ्स मतलब अगेन अगले साल की 1 साल बाद 1 July 2021। अब गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि ये प्रोसेस किस तरीके से, कि पहले आप फर्स्ट पिटिशन फाइल करोगे, 6 मंथ्स पार्टीज को वेट करना होता है, सेकंड पिटिशन फाइल होती है। इट इज ऑन दिस सेकंड मोशन मूव्ड बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली दैट मैरिटल रिलेशनशिप इज स्नैप्ड। गाइस ये चीज देखना, फर्स्ट और सेकंड पिटिशन में फर्क ये होता है कि पहली पिटिशन अपने आप में कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने एक पिटिशन फाइल कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि योर मैरिटल रिलेशनशिप इज स्नैप्ड। इट इज ऑन द सेकंड मोशन बीइंग मूव्ड बाय बोथ द पार्टीज टू अ मैरिज जॉइंटली दैट देयर मैरिटल रिलेशनशिप विल बी स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब उसको खींच लिया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड क्यों दिया गया है। सो गाइस दिस 6 मंथ्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ पीरियड, ऑल्सो कॉल्ड वेटिंग पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड। Waiting period, cooling off period और transitional period which means period of interregnum. Interregnum means जो दो टाइम गैप होता है दो चीज़ों के बीच में, उसको आप इंटररेग्नम का पीरियड बोलते हो। अब गाइज दिस इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ पीरियड क्योंकि गाइज एडिक्वेट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द पार्टीज टू रिफ्लेक्ट देयर मूव्स। बहुत बार गाइज क्या होगा कि हेस्टिली, जल्दबाजी में, टेम्परामेंट में, गुस्से में, डिस्गस्ट और एंगर, पार्टीज को लग सकता है कि लेट अस रिजॉल्व दिस मैरिज, कि फटाफट से उन्होंने क्विक डिसीजन लिया विदाउट एनी डिस्कशन विद देयर फ्रेंड्स और फैमिली, और उन्होंने म्यूचुअली सोच लिया कि इस मैरिज को खत्म करते हैं। सो गाइज अल्टीमेटली आपको पता है कि मैरिज को प्रिजर्व करना इज अ सोशल एम, इट इज अ सोशल एम टू प्रिवेंट ब्रेकअप ऑफ मैरिजेस। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि मैरिजेस की हो, इसीलिए गाइज ये एक लास्ट अटेम्प्ट है जो कोर्ट अपनी तरफ से करता है। पार्टीज ने तो बोल दिया कि वी हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, लेकिन गाइज पार्टीज ने तो बोल दिया कि हमारी मैरिज इर्रिट्रीवेबली टूट चुकी है। लेकिन गाइज यहाँ पे कोर्ट का एक आखिरी अटेम्प्ट कोर्ट भी अपनी तरफ से करता है कि लेट अस गिव देम 6 मंथ्स टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ पीरियड, कि शायद से पार्टीज का माइंड चेंज हो, लेट देम उनका शायद से माइंड चेंज हो, क्या पता उनके माइंड में एक सेकेंड थॉट आए नॉट टू डिसॉल्व दिस मैरिज एंड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। शायद से वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करेंगे इस टाइम पीरियड में। सो लेट अस गिव देम एडिक्वेट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट देयर मूव्स, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर मैरिज। लेट अस गिव देम लास्ट एंड सेकेंड चांस, उनको दे दिया जाए कि उनकी शायद से मैरिज प्रिजर्व हो जाए। सो बहुत बार गाइस क्या होगा कि इस टाइम पीरियड के विद इन कोई भी पार्टी, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, क्या पता वो अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर ले। अब गाइस अगर पिटिशन विड्रॉ हो जाती है, यूनिलेटरल विड्रॉल एक बंदे ने कर लिया, सो डू यू थिंक कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है वो यहाँ पे रहेगा? दिस इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो जब तक कंसेंट आपका म्यूचुअल नहीं होगा तब तक कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर आपको थर्ड ग्राउंड याद है, म्यूचुअल कंसेंट मस्ट बी देयर। लेकिन अगर यहाँ पे एक पार्टी ने यूनिलेटरली उसको विड्रॉ कर लिया,
मतलब विड्रॉ इन द सेंस कि वापस से अपनी पिटिशन को ले लिया. सो इट इज़ अ निगेशन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. म्यूचुअलिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं रहा, और अगर म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोर्ट गेट्स नो जुरिस्डिक्शन टू पास अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि गाइज म्यूचुअलिटी इज द सिने क्वा नॉन ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. सिने क्वा नॉन का मतलब होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स. अगर म्यूचुअलिटी ही नहीं रहेगी तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा. सो आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू कि शायद इस टाइम पीरियड में कोई पार्टी विड्रॉ कर दे. तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि पार्टीज पहले इनिशियल मोशन मूव करेंगी, उसके बाद 6 मंथ्स रुक के उनको सेकेंड मोशन मूव करना है, और यहाँ पे 6 मंथ्स के बाद गाइस सेकेंड मोशन मूव करेंगे तो यहाँ पे कोर्ट उनको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री दे देगा. लेकिन गाइस बहुत बार ऐसा होगा कि पार्टीज ने 6 मंथ्स के बाद मोशन मूव ही नहीं किया, सेकेंड मोशन मूव नहीं किया और 18 मंथ्स पे निकल गए. तो यहाँ पे गाइज उनकी जो फर्स्ट पिटिशन थी इट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स डिसमिस्ड. फर्स्ट पिटिशन उनकी डिसमिस हो जाएगी क्योंकि टाइम लैप्स हो चुका है. तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पिटिशन का अपने आप में कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट पिटिशन के बाद सेकंड मोशन अगर मूव होगा तभी पार्टीज का मैरिटल रिलेशनशिप विल बी स्नैप्ड. क्योंकि गाइस बहुत बार क्या होगा कि 6 मंथ्स के बियॉन्ड और 18 मंथ्स के पहले पार्टीज ने सेकंड मोशन मूव ही नहीं किया. इट मीन्स उनकी टाइम लैप्स होने के कारण पिटिशन शैल स्टैंड डिसमिस. पिटिशन डिसमिस हो गई, मैरिज वैसी की वैसी ही है. सो फर्स्ट जो पिटिशन है इज नथिंग इन इटसेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ उस पिटिशन के बाद से उनको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है. इट इज ऑन द सेकंड मोशन बीइंग मूव्ड बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली दैट देयर मैरिटल रिलेशनशिप इज स्नैप्ड बाय गिविंग देम अ डिक्री ऑफ डिवोर्स डिसॉल्विंग देयर मैरिज. आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू. तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है. बट गाइस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ना 6 मंथ्स का, द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटिशन, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स एंड नॉट बियॉन्ड 18 मंथ्स. मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद और 18 महीने के पहले आपको सेकेंड मोशन मूव करना है. ये मैंडेटरी नहीं है. आपको मैंने जनरल रूल बताया जो सेक्शन 13B क्लॉज 2 में लिखा है, लेकिन गाइज ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती, ये डायरेक्टरी होती है. डायरेक्टरी का मतलब है कि कोर्ट की खुद की डिस्क्रिप्शन है कि क्या हम 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले क्या इसको मैंडेटरी रखें. बहुत केसेस में गाइज क्या होगा कि 6 मंथ्स के पहले ही पार्टीज की मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और बहुत बार 18 मंथ्स के बाद भी पार्टीज को अलाउ कर दिया जाता है. क्योंकि गाइस अब आप देखो जो मैरिज इररिट्रीवेबली टूट चुकी है, सपोज पार्टीज 1 जनवरी 2020 को कोर्ट में जाती हैं और फर्स्ट मोशन मूव करती हैं. अब वैसे तो एज अ जनरल रूल एज पर सेक्शन 13B(2) दे हैव टू वेट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. उसके बाद वो सेकेंड मोशन मूव करेंगे तो उनको डिवोर्स मिलेगा. लेकिन गाइस बहुत बार क्या होगा, दिस टाइम पीरियड इज नॉट मैंडेटरी, ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, ये डायरेक्टरी होता है. अगर सपोज कोर्ट को लगता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस कि पार्टीज के रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलिएशन की बिल्कुल कोई कोशिश बचेगी ही नहीं. आपको मैंने बताया कि 6 मंथ्स टाइम पीरियड इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड. एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है कि शायद से पार्टीज को सेकेंड थॉट आए. लेकिन गाइज अगर किसी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ये दिखाते हैं कि यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की कोई भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर भी अगर कोर्ट उनको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देगी गाइज, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी होने की बजाय बुरी हो जाएगी. इट मीन्स इट विल बी नथिंग बट परपेचुएटिंग एंड प्रोलॉन्गिंग द एगनीज ऑफ द पार्टीज. उनके मेंटल पेन एंड सफरिंग को, एगनी को ज़्यादा परपेचुएट करने वाली बात है. यहाँ पे कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होगा. कूलिंग ऑफ का मतलब है कि शायद से पार्टीज ठंडी हो जाएं और दे माइट गेट बैक इनटू दिस रिलेशनशिप. लेकिन जब कोर्ट को लगता है कि इन पार्टीज के रिलेशनशिप में कोई रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश बची ही नहीं, तो फिर उनको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देना इज नो गुड टू दोज कपल, टू दोज पीपल. बेसिकली उस कपल के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, because it will be nothing more than prolonging and protracting their agonies, their pain and suffering. तो वहाँ पे गाइस कोर्ट 6 महीने के पहले ही फर्स्ट पिटिशन वाले दिन ही उनको डिक्री ऑफ डिवोर्स दे देता है. इसीलिए कहा जाता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ पिटिशन आफ्टर 6 मंथ्स एंड नॉट बियॉन्ड 18 मंथ्स इज नॉट मैंडेटरी, ये डायरेक्टरी होता है. तो गाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर 6 to 18 मंथ्स का बेनिफिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो कोर्ट ने कहा कि ये जो सिग्निफिकेंस है, टाइम पीरियड जो हमने प्रिस्क्राइब किया है 6 to 18 मंथ्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करता है क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, ताकि बहुत देर ये जो डिवोर्स के केसेस हैं सालों साल लैग बिहाइंड ना करें, एंड 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल के विद इन ही पार्टीज का जो है वो केस सॉल्व हो जाए. सो दिस टाइम पीरियड हैज़ बीन स्पेसिफाइड सो एज टू इंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस. सिर्फ और सिर्फ ये इसका सिग्निफिकेंस है कि 1.5 साल से पहले पहले कोर्ट को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. 6 महीने के बाद पार्टीज ने पिटिशन मूव कर दी तो उनको डिवोर्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड सबसेक्शन 1 के जो ग्राउंड्स है वो फुलफिल्ड हो. और अगर वो पिटिशन फाइल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 18 मंथ्स के बाद उनके पिटिशन डिसमिस हो जाएगी. इट मीन्स दे शैल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन. पार्टीज के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, फिर वो फ्रेश पिटिशन मूव करेंगे. लेकिन उसके लिए भी उनको ये दिखाना होगा कि वी हैव बीन लिविंग सेपरेटली
since past 1 year immediately preceding the presentation of the petition. So ये सिर्फ और सिर्फ so as to ensure quick disposal of cases ये चीज़ की जाती है. And guys, तो मैंने आपको बता दिया कि now the trend is to dispense with this waiting period of 6 months. Dispense with का मतलब है खत्म कर देना, to waive off. ट्रेंड अब यही है, टू वेव ऑफ दिस वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि पार्टीज के साथ जस्टिस तभी होगा अगर हम उनको पहले ही दिन डिवोर्स दे दें, तो कोर्ट देगा. इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है तो वो मैरिज को डिसॉल्व करेंगे. अगर उनको लगता है कि एक लास्ट अटेम्प्ट एट रिकॉन्सिलिएशन मस्ट बी मेड बाय द कोर्ट, आफ्टर ऑल मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, तो कोर्ट एक कोशिश करेगा. तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड उन्हें लगा देगा और 6 मंथ्स के बाद पार्टीज को सेकंड मोशन मूव करना है. सो गाइस, सबसेक्शन 2 में एक और भी चीज़ लिखी है कि कोर्ट जब आपके सबसेक्शन 1 के सारे ग्राउंड्स पूरे हैं, उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड. दोनों पार्टीज को सुना जाएगा. कोर्ट अपनी भी कुछ इंक्वायरी करेगा. इंक्वायरी एज टू व्हाट? इंक्वायरी एज टू ऑल द ग्राउंड्स अवेलेबल, कि जो आपने हमें बताया क्या वो सब सही है, क्या पार्टीज एक साल से अलग रह रही हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, क्या ये म्यूचुअल कंसेंट है भी या नहीं. म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या ये दोनों पार्टीज का कंसेंट है या नहीं, और क्या ये फ्री कंसेंट है या नहीं. उसके बाद क्या कोई बार तो नहीं है टू मैट्रिमोनियल रिलीफ. आफ्टर ऑल जो डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट है ये अपने आप में एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है जो दो पार्टीज को मिलता है. तो अगर कोई बार होगा टू अ मैट्रिमोनियल रिलीफ तो कोर्ट वो नहीं देगा रिलीफ टू द पार्टीज. तो ये सारी इंक्वायरी है छोटी थोड़ी बहुत जो कोर्ट को करनी होती है आफ्टर हियरिंग both the parties, after giving them a reasonable opportunity of being heard. तो कोर्ट उनको क्या करेगा, ये इंक्वायरी करेगा. और उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि जो भी एवर्टमेंट्स पार्टीज ने रखी थी, एवर्टमेंट्स मतलब जो ग्राउंड्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज ट्रू, तो कोर्ट शैल मीन्स 100% पास अ डिक्री डिसॉल्विंग देयर मैरिज फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स. जिस दिन उनको डिवोर्स मिलेगा उस दिन से उनकी मैरिज क्या हो जाएगी, फिर उसके आने वाले सालों तक डिवोर्स मिलने के बाद मैरिज उनकी डिसॉल्व हो जाएगी. सो आई होप गाइज आपको समझ आए कि सेक्शन 13 भी होता क्या है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये है, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विड्रॉल ऑफ कंसेंट. मैंने आपको बता दिया कि कंसेंट इन द मीन टाइम विड्रॉ हो सकता है. ये आपको सेक्शन 13B क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा, विड्रॉन इन द मीन टाइम. ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी. तो पार्टीज जो है वो विड्रॉल कर सकती है. इट मीन्स कंसेंट वंस गिवन टू अ पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कैन बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन बाय ईदर ऑफ द टू पार्टीज. अगर किसी का मन करते तो वो विड्रॉ कर सकते हैं. यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट हो सकता है. अब गाइस ये क्वेश्चन आता है कि कंसेंट कब तक विड्रॉ हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि जब तक 6 मंथ्स लैप्स नहीं होते सिर्फ आप तब तक ही विड्रॉ कर सकते हो. कंसेंट गाइस कभी भी विड्रॉ हो सकता है. दिस इज अ पॉइंट टू बी मार्क्ड. कंसेंट कभी भी विड्रॉ हो सकता है जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं आती है डिसॉल्विंग देयर मैरिज. तब तक दोनों पार्टीज के पास एक राइट अवेलेबल है एट एनी टाइम बिफोर अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट इज पास्ड. उसके पहले तक कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं. इट मीन्स something which is important is कि mutual consent should continue till the decree of divorce is passed. जब तक डिवोर्स की डिक्री पास नहीं होगी तब तक म्यूचुअल कंसेंट कंटिन्यू रहना चाहिए. और अगर इन बिटवीन कभी भी डिक्री पास होने से पहले अगर यूनिलेटरल विड्रॉल हो जाता है तो वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी. इट विल बी अ निगेशन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. और अगर म्यूचुअलिटी नहीं होगी देन कोर्ट गेट्स नो ज्यूरिस्डिक्शन. कोर्ट के पास कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं रहती है. सो ये पॉइंट मार्क कर लेना कि म्यूचुअल कंसेंट शुड कंटिन्यू टिल द डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पास्ड. जब तक वो पास नहीं होगी तब तक आपका कंसेंट फ्री, आपका कंसेंट रहना चाहिए, म्यूचुअली रहना चाहिए, दैट टू फ्री कंसेंट. और अदरवाइज तब तक जब तक डिक्री पास नहीं होगी पार्टीज हैव अ राइट टू यूनिलेटरली विड्रॉ इट. ऐसा नहीं कि एक बार कंसेंट दे दिया तो आपने दे दिया. ये कूलिंग ऑफ पीरियड दिया ही इसीलिए कि शायद पार्टीज का माइंड चेंज हो और वो यूनिलेटरल विड्रॉल कर लेंगे. और जब यूनिलेटरल विड्रॉल हो गया कोर्ट के पास कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है. सो यूनिलेटरल विड्रॉल हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर अ डिक्री डिसॉल्विंग देयर मैरिज इज पास्ड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स. का ये भी इंपॉर्टेंट है कि 18 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद भी आप अपने कंसेंट को यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकते हो. वैसे तो मैंने आपको बताया कि 18 मंथ्स के बाद पिटिशन अपने आप ही डिसमिस हो जाती है, लेकिन आप टोल्ड यू कि इट इज नॉट मैंडेटरी, ये डायरेक्टरी है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो कोर्ट कहता है कि जो 18 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसके बाद भी अगर एक्सेप्शनल केस है आपका तो उसके बाद भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो. तो कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि 18 मंथ्स टाइम पीरियड हैज अ रेफरेंस. इट इज स्पेसिफाइड ओनली विद रेफरेंस टू
अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस, क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, और इसीलिए सिर्फ 18 मंथ्स को हमने स्पेसिफाई किया है. इट हैज़ नो रेफरेंस और रेलिवेंस सो एज टू विड्रॉल ऑफ कंसेंट. कंसेंट आप कब विड्रॉ कर सकते हो, उसका 18 मंथ्स से कोई लेना देना नहीं है. 18 मंथ्स के बाद भी आप अपने कंसेंट को यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकते हो. 18 मंथ्स इज ओनली टू इंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस. आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू. तो सेक्शन 13B क्लॉज 2 में मैंने सिर्फ इतना बताया कि पार्टीज को फर्स्ट पिटिशन जॉइंटली मूव करनी है, 6 मंथ्स वेट करना है, सेकंड पिटिशन जॉइंटली मूव करनी है 6 मंथ्स के बाद और 18 मंथ्स के पहले. अगर वो सेकंड मोशन मूव नहीं करते हैं 18 मंथ्स के पहले, तो उनके पिटिशन शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड डिसमिस्ड एंड पार्टीज शैल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन. 6 मंथ्स टाइम पीरियड को हम कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं. इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लेकिन गाइस आई टोल्ड यू कि ये जो रिक्वायरमेंट है 6 to 18 मंथ्स की, वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है. डायरेक्टरी मतलब कोर्ट की मर्जी है. 6 मंथ्स के पहले भी इन केसेस where marriage is irretrievably broken down, where there is no possibility of it being repaired, तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देना भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. तो कोर्ट 6 मंथ्स के पहले भी आपको डिवोर्स दे सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, और 18 मंथ्स के बाद तक भी आपके पिटिशन को एंटरटेन किया जा सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस. विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हो यूनिलेटरली बिफोर अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज पास. जब तक डिक्री पास नहीं होगी तब तक यू आर फ्री टू विड्रॉ इट. 18 मंथ्स हैज नो रेफरेंस टू इट. दिस टाइम पीरियड हैज ओनली बीन स्पेसिफाइड सो एज टू एंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड दैट्स ऑल. आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका है. एंड सेक्शन 13B क्लॉज 2 में ये भी लिखा है कि कोर्ट हैज टू बी सैटिस्फाइड इनफ. अगर कोर्ट अफर्मेटिवली सैटिस्फाइड है, कोर्ट ने अच्छे से सारी इंक्वायरी कर ली है एज टू कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, एज टू म्यूचुअलिटी, एज टू ऑल दी अवर्टमेंट्स जो आपने सबसेक्शन 1 में रखी, अगर कोर्ट सैटिस्फाइड इनफ है, देन कोर्ट शैल पास अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज from the date of divorce. I hope guys things are quite clear to you. Still guys, if you have any doubt pertaining to section 13B, which is very important, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.